हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग टेक। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपठित गद्यांश को कवर करेंगे। इस एक ही वीडियो में आप पूरी तरीके से अपठित गद्यांश के बारे में, उसको सॉल्व करने के जो मेथड है उसको, और उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार रिपीटेड होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो सेशन में सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही हम अंत में, वीडियो के अंत में ये भी देखेंगे कि इसका उदाहरण एक लेंगे और उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली बता देंगे कि किस प्रकार से ये सॉल्व होता है, ताकि आपको एग्ज़ाम में गड़बड़ी करने की कोई भी गुंजाइश ना बचे। ठीक है, वैसे तो ये जो टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण का खास टॉपिक तो है ही, और ये क्लास 5th से, जैसा कि आप जानते होंगे, क्लास 5th से ही शुरू हो जाता है, 5th में होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटे लेवल का होता है, लो लेवल का होता है। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है हर क्लासेस में। ठीक, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका इसकी तब होती है जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं। क्लास 10th का जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो ये 10%, 100 में से 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो अपठित गद्यांश से ही पूछा जाता है। और आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है 10 नंबर आपके ओवरऑल रिजल्ट को मैनेज करने में, ओवरऑल रिजल्ट को प्रभावित करता है ये 10 नंबर आपके लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप डेफिनेटली ये चीज़ जानते होंगे कि अपठित गद्यांश से वहाँ भी प्रश्न बनते ही हैं। चाहे आप किसी भी जोन का, किसी भी चीज़ का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे अपठित गद्यांश निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि इसको ये पूछे तो जाते हैं और बहुत ही इजी भी होते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होती है तो हम इसमें ज़्यादा समय लगा देते हैं या फिर गलत करके चले आते हैं और बाद में क्या बचता है, सिर्फ पछतावा। ठीक, तो ऐसा ना हो, आप पछताए ना, और अपने अपठित गद्यांश एक ऐसा टॉपिक भी है ना जिससे कि आप अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगा दिया तो आपको पता है ना कि एग्ज़ाम में बहुत ही लिमिटेड समय होता है। ठीक, तो लिमिटेड समय को भी हमें सब चीज़ों में बांटना होता है। तो अपठित गद्यांश में वैसे तो 10 प्रश्न बनते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को जान जाएंगे कि उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है ना, तो आप 5 मिनट में बहुत ही आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपका कितना मिनट बच गया, 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अपठित गद्यांश कितना महत्वपूर्ण है। और अब हम शुरू करेंगे कि इसमें, इस वीडियो सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। वैसे तो सब कुछ ही कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बना दिए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। ठीक, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि अपठित गद्यांश होता ही क्या है। ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो, यानी कि हल करने की विधि। उसके बाद जो कि कई बार क्या, मुझे लगता है कि 100 में से 99 बार ये पूछा जाता है कि उपर्युक्त अपठित गद्यांश के शीर्षक का चुनाव करें। यानी कि आपको जो गद्यांश दिया रहता है उसके शीर्षक को चुनना होता है, तो जो कि हम यहीं पे हम ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। और ये पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन, वहाँ पे 2 नंबर का, जैसा भी पेपर आपका हो, बिल्कुल ही वहाँ पे ये चीज़ आता ही आता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ये सब जब हम पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम उदाहरण को भी सॉल्व करेंगे। आप जो सीखे हैं उससे आप मेरे द्वारा बताए गए उसका जो आंसर होगा, उसका जो तरीका होगा, उससे आप टैली कीजिएगा। इससे आपके अंदर जो भी डाउट्स होंगे ना, वो लास्ट में जो थोड़े बहुत बचे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर आपको फिर भी अगर डाउट नहीं क्लियर होती है ना, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिए कि हाँ मैडम, इस चीज़ में मुझे डाउट है, आप इसको स्पष्ट करें। आपको बिल्कुल वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस क्लास को। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जो ये अपठित गद्यांश है ना, ये 2 शब्द से मिलकर बना है, अपठित और गद्यांश। ठीक है ना, अपठित जो है वो पठित
पठित शब्द का मतलब होता है पढ़ा हुआ, लेकिन उसके आगे क्या लग गया? अ, यानी कि बिना पढ़ा हुआ। ठीक, अपठित क्लियर हो गया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर आ रहा है, गद्यांश। ये गद्यांश क्या है? देखो बच्चों, हिंदी व्याकरण में दो चीज़ें आती है, दो टॉपिक्स आते हैं। ठीक, एक होता है पद्य और दूसरा होता है गद्य। ठीक है, पद्य को हिंदी व्याकरण में कविता या फिर जो लयबद्ध पंक्तियाँ होती हैं जिसमें कोई रस होता है, जो भी, तो उसको पद्य में कैटेगराइज किया गया, लयबद्ध पंक्तियों को पद्य में, जैसे कि कविता हो गया। ठीक, अब उसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे निबंध हो गया, कहानी हो गई। ठीक है, आंचलिक कथा हो गई, कथा कहानी निबंध, जो मतलब कि स्टोरी टाइप जो चीज़ें हैं वो आपको गद्य के अंतर्गत उसको रख दिया गया है। तो ये दो कैटेगराइज, दो चीज़ों में पूरे हिंदी व्याकरण को बांट दिया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे आपके सामने आता है गद्यांश। ठीक, गद्य का अंश। गद्य आपने जान लिया, कोई भी स्टोरी हो गई, कोई निबंध हो गया, और किसी निबंध या स्टोरी का अंश जो कि बिना पढ़ा हुआ है वो है अपठित गद्यांश। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इतना तो हम जान लिए मौखिक तरीके से। अब इसका कुछ एक डिफिनेशन है, वो हम देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है। अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र का वह अंश होता है। सबसे पहले आपको क्लियर कर दे कि आपके प्रश्न पत्र का यह एक अंश होता है, ठीक, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो पाठ्यक्रम का जो टेक्स्ट बुक होता है या फिर कुछ भी, उससे आपको रिलेवेंट नहीं होता है, उससे नहीं पूछा जाता है। यह अंश साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से लिया जाता है। यह पढ़ा हुआ तो नहीं होता, आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होता है, लेकिन किसी हो सकता है कि अखबार से ले लिया गया हो, कोई समाचार पत्र से ले लिया गया हो, कोई मैगजीन से ले लिया गया हो, या फिर कोई साहित्यिक नोवेल हो गया, उपन्यास हो गया, मतलब इन सब चीज़ों से भी हो सकता है कि वो ले लिया गया हो, किसी की जीवनी से ले लिया गया हो। ठीक, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके टेक्स्ट बुक में, अगर टेक्स्ट बुक में रहेगा तो आप तो पढ़ ही लेंगे ना एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के समय तक। ठीक है, लेकिन ये आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होता है, लेकिन कहीं और दूसरी जगह से ही ये उठाकर उसके छोटे से भाग को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके आगे और भी लाइनें हैं। ऐसा गद्यांश भले ही निर्धारित पुस्तकों से हट कर लिया जाता है, परंतु उसका स्तर विषय वस्तु और भाषा शैली पाठ्य पुस्तकों जैसी ही होती है। मतलब क्या कह रहा है कि भले ही ये आपके टेक्स्ट बुक से नहीं लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा शैली होती है, जो इसका लेवल होता है, वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का पूछ लिया जाएगा, नहीं। आप जिस स्टैंडर्ड के हैं, जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिस प्रतियोगी परीक्षा में पूछे, जैसा आपका लेवल है, वैसा ही आर्टिकल, वैसा ही गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि वो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, वो कहीं इधर उधर से उठाकर दे दिया रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश को हल करने की विधि क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप नोटबुक अगर रखें हैं तो बिल्कुल इसको नोट कीजिए और सीखिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पूरे नंबर को इंक्रीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स इसमें पॉइंट आउट कर दिया है कि क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहला है, सबसे पहले गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। देखिए आपके सामने कोई भी दे दिया गया गद्यांश, ठीक, तो एक बार आप तेज़ी से उसको, मतलब रीडिंग टाइप का आप उसको रीडिंग कर लीजिए। ठीक, उसके बाद है, यदि पहली बार, लेकिन रीडिंग के दौरान हो सकता है कि आपको समझ में आए ना आए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि पहली बार में समझ ना आए तो शब्दों वाक्यों को गहनतापूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर एक बार में मान लीजिए कि नहीं समझ में आया, कोई चीज़ ऐसा आ गया, कोई वाक्य ऐसा आ गया कि हमें तो समझ ही नहीं आया, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए कि आखिर वो कह क्या रहा है, कहने की कोशिश क्या कही जा रही है। ठीक है, उस पूरे गद्यांश में। उसके बाद है गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझ लेना। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि पहले आप समझिए कि कहा क्या जा रहा है, किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। एटलीस्ट इतना, मान लीजिए किसी शब्द का मतलब नहीं समझ में आता है, लेकिन ओवरऑल तो समझ में आएगा ना कि हाँ, ये गरीबी के बारे में कहा जा रहा है, ये पर्यावरण को सुरक्षित करने के बारे में कहा जा रहा है, ये बच्चों के एजुकेशन के बारे में कहा जा रहा है। मतलब कुछ भी, जो भी आपके अपठित गद्यांश का जो भाग होगा, जो भी हो,
ठीक। तो ओवरऑल मतलब एक चीज़ तो समझ में आएगी ना कि आखिर किसी चीज़ के बारे में क्या कहा जा रहा है। ठीक, तो वही है। उसके बाद कह रहा है, यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास करना चाहिए। जो कि मैंने अभी कहा ना कि आप समझिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कोई वाक्य, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि पूरा जो निबंध है या फिर जो आर्टिकल आपके सामने दिया गया है, जो गद्यांश आपके सामने दिया गया, उसको पूरा पढ़िए और समझने का ये प्रयास कीजिए कि क्या कहा जा रहा है, किस बारे में कहा जा रहा है। ठीक, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हमको तो ये आ ही नहीं रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम घबरा जाए। घबराहट में क्या होती है कि हम जो हमें आता भी होता है ना, वो भी हम गलत करके चले आते हैं। ठीक, यहाँ एक एक नंबर का खेल होता है, तो मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद है, अब आपने इतना पढ़ लिया, जो समझ में आया ठीक, जो नहीं समझ में आया वो भी ठीक। ठीक है, चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, अब आप नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए। अब इतना जब आपने पढ़ लिया, 2-3 बार रीडिंग आपने कर लिया, कुछ टाइम देकर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमें, अब सीधा हमें प्रश्न पर आ जाना है, प्रश्न को पढ़ना है। और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकती हूँ अपने अनुभव के अनुसार कि जब आप प्रश्न पढ़ेंगे इतना करने के बाद, तो उसमें से अगर 5 प्रश्न दिए गए हैं तो उसमें से आप 3 प्रश्न के उत्तर तुरंत दे देंगे, क्योंकि आपने 2-3 बार रीडिंग पहले कर लिया है। मैं निश्चित तौर पे कह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए 5 में से 3 प्रश्न आप यूं ही सॉल्व कर लिए, प्रश्न को देखते ही, तो क्या होगा, आपका 50% से ऊपर तो सॉल्व हो ही गया है ना। 5 में से 3 अंक आपने ले ही लिया है, लेकिन अभी हमें 2 अंक और लेना है। उसके लिए हमें क्या करना है, इसके पश्चात अब आप प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद को फिर से पढ़िए। अब मान लीजिए कि 1-2 प्रश्न ऐसा जो कि आपको अभी भी उसका उत्तर नहीं मिला, तो फिर से ध्यान से अब पढ़िए। ठीक, जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएं उन पर निशान लगाते जाइए। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन देखते, हो सकता है ना कि कई बच्चों का तो अपना अपना लेवल होता है माइंड का। मान लीजिए हो सकता है कि आपने प्रश्न देखा, आपको नहीं समझ में आया, फिर भी तो आपको क्या करना है कि प्रश्न पढ़िए और फिर से अनुच्छेद को पढ़िए, जो दिया गया है अपठित गद्यांश, उसको फिर से पढ़िए और जो भी मिलता जा रहा है उसको अंडरलाइन करते जाइए, आपको वहाँ से आंसर मिलता जाएगा। ठीक, अब जिन जिन प्रश्नों को उत्तर मिलते चले गए उनको निशान में लगाते चले जाइए और उत्तरों को रेखांकित करते चले जाइए। ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट रह जाए, अभी भी ऐसा है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिले, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन नहीं मिला, फिर उन्हें फिर से सावधानी पूर्वक पढ़िए, फिर से पढ़िए। कभी कभी होता है ना कि डायरेक्टली आपको उस अनुच्छेद में डायरेक्टली नहीं बताया रहेगा, इनडायरेक्टली उसका आंसर दिया रहेगा, तो आपको समझना है कि वो कह क्या रहा है। जब आप इतना सार समझ जाएंगे ना कि पूरे अनुच्छेद में क्या कहा जा रहा है, तो आप डेफिनेटली पूरा 100% वहाँ पे राइट आंसर देकर आएंगे। ठीक, तो समझने का प्रयास यही करना है कि कहा क्या जा रहा है ओवरऑल। ठीक, और एक और जो चीज़ है ना, वो इम्पोर्टेंट जो मायने रखती है, वो है आपका कि जब भी आप आंसर करें, जब भी आप आंसर दें तो अपनी ही भाषा में दीजिए। जब आप अपनी भाषा में देंगे ना, तो वो डायरेक्टली वो आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि लिखा हुआ ही मैंने छाप दिया। जब आप अपनी भाषा में देंगे तो एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वहाँ पर नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक, तो ये आपका मूल तरीका है, ये चीज़ है, हल करने की विधि है, यही एक तरीका है। अच्छा, अपठित गद्यांश को ना इंग्लिश में हम लोग अनसीन पैसेज कहते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि अनसीन पैसेज, और डेफिनेटली आप हिंदी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट तो होगा ही, और उसमें भी अनसीन पैसेज पूछा जाता है ना। तो अनसीन पैसेज, अगर आप ये चीज़ अपठित गद्यांश सॉल्व करना जान गए तो अनसीन पैसेज को भी डेफिनेटली आप सॉल्व करना जान जाएंगे। ठीक, उसके बाद जब अपठित गद्यांश जो होता है उसमें शीर्षक का चुनाव करने की बात आती है। एक प्रश्न उसमें डेफिनेटली ये होता है कि उपर्युक्त या फिर उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक चुने, यानी कि पूरा जो गद्यांश दिया रहता है उसका जो टाइटल होता है वो हमें अपने अकॉर्डिंग देना होता है। और बहुत ही
मतलब ये कंफ्यूजिंग होता है, कई सारी चीज़ों का जिक्र होता है, हमें समझ ही नहीं आते कि आखिर इसके आंसर क्या करें, है ना। तो किस तरीके से ये चुनाव करें वो चलिए पढ़ते हैं फटाफट से। शीर्षक मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण के बारे में कहा जा रहा है तो पर्यावरण हो, शिक्षा के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन शिक्षा के बारे में क्या कहा जा रहा है, हो सकता है कि शिक्षा में आने वाली समस्या के बारे में कहा जा रहा हो सकता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में कहा जा रहा हो सकता है किसी अच्छे नेता की बात की जा रही है तो उसका शीर्षक अच्छा नेता कैसे बने, या फिर अच्छे नेता का गुण हो सकता है। मतलब इस तरीके से जो चीज़ उसमें बताई जा रही है उसी से वो रिलेवेंट हो, ना कि वो अब मान लीजिए कि एक पूरा जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें एक चीज़ के बारे में बार बार जिक्र किया गया है, लेकिन उसको उसके जिक्र करने के दौरान 2-4 चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जिक्र किया गया है ना। हाँ, तो आपको जो शॉर्ट टाइम के लिए जो चीज़ों का यूज किया गया आपको वो आपका शीर्षक हो ही नहीं सकता है। आपका शीर्षक वही होगा जिसके बारे में बार बार बताया जा रहा है, जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेवेंट आपका शीर्षक होगा। तो वही बताया जा रहा है कि मूल विषय से संबंधित होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक तथा सार्थक होना चाहिए, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि अब किसी चीज़ से रिलेवेंट है तो पूरा 1-2 लाइन का पूरा शीर्षक बना दे। कभी शीर्षक को इतना लंबा देखा है? नहीं, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो कि शॉर्ट हो लेकिन वो पूरी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दे, है ना। पूरी चीज़ों को जो कथा दी गई, जो निबंध दिया गया है उसको एक ही मतलब एक शॉर्ट एक वर्ड में वो डिफाइन कर दे। तो ऐसा होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, ठीक। उसके बाद है शीर्षक में अनुच्छेद से संबंधित सारी बातें आनी जानी चाहिए। वही चीज़ जो मैंने कहा अभी कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपके अनुच्छेद जो दिया गया है उससे रिलेवेंट 100% वो रिलेट करता हो, रिलेवेंट हो, ठीक, उसी से संबंधित हो। ऐसा ना कि इधर उधर की कोई चीज़ लाकर मैंने भर दी, नहीं। उसके बाद आता है शीर्षक का व्याप मूल विषय से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि लिखा गया है कि शिक्षा में आने वाली समस्या के बारे में लिखा गया, ठीक। अब आप लिखिए शिक्षा, फिर उसके बाद हाइफन देकर शिक्षा क्या है, शिक्षा का कारण क्या है, शिक्षा से फायदे क्या है, शिक्षा मतलब शिक्षा क्यों आवश्यक है, और उसके बाद लिख दीजिए शिक्षा में समस्याएं। तो ये क्या है, एक लंबा सा टाइटल हो गया, है ना। और वो डिफाइन नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें तो दिया गया है शिक्षा में आने वाली समस्याएं। तो हम इतना भी नहीं लिखेंगे कि शिक्षा में आने वाली समस्याएं, ये भी बहुत लंबा हो गया, है ना। हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में और आकर्षक, शिक्षा में समस्याएं, बस इतना भी लिखेंगे तो ये छोटा सा शीर्षक है और समझ में आ गया ना कि शिक्षा, ये जो स्टोरी दी गई है वो क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। शिक्षा में क्या समस्याएं हैं, शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आती है उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक। ये आपका 3 पॉइंट्स यहाँ पे जो मुख्य है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने उदाहरण की तरफ। अब आपने जो भी सीखा ना वो वहाँ पे अप्लाई करना, ठीक। तो जो भी अगर अभी तक डाउट्स है, मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट्स है, लेकिन वहाँ अब हम जो उदाहरण सॉल्व करेंगे वहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। और फिर भी नहीं होता है तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक। अब शुरू करते हैं। देखिए उदाहरण क्या है। विश्वविद्यालय, सबसे पहला वर्ड हमें विश्वविद्यालय मिला, यानी कि हमें कॉलेज या विश्वविद्यालय से ही रिलेटेड कोई बात यहाँ पे कही जा रही होगी, ठीक। लेकिन पढ़ते हैं, अभी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। विश्वविद्यालय कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो समाज से काट कर अलग की जा सके। समाज दरिद्र है तो विश्वविद्यालय भी दरिद्र होंगे। समाज कदाचारी है तो विश्वविद्यालय भी कदाचारी होंगे। और समाज में अगर लोग बढ़ने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं तो विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र भी सही रास्तों को छोड़कर गलत रास्तों पर अवश्य चलेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी अशांति फैली है। जो भ्रष्टाचार फैला है वह सबका सब समाज में फैलकर यहाँ तक पहुँचा हुआ है। समाज में जब सही रास्तों का आदर था, ऊंचे मूल्यों की कद्र थी, तब कॉलेजों में भी शिक्षक और छात्र
गलत रास्तों पर कदम रखने से घबराते थे। ठीक, लेकिन अब समाज में विशेषतर राजनीति ने ऊंचे मूल्यों की अवहेलना कर दी और अधिकतर लोगों के लिए गलत रास्ते ही सही बन गए। तो फिर उसका प्रभाव कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर भी पड़ना अनिवार्य हो गया। छात्रों की अनुशासनहीनता की जांच करने वाले लोग परिश्रम तो खूब करते हैं, किंतु असली बात बोलने से घबराते हैं। सोचने की बात यह है कि पहले के छात्र सुसंयुक्त क्यों थे, अब ये उच्छृंखल क्यों हो रहे हैं? उनके किसने किसको खराब किया है? चांद ने सितारों को बिगाड़ा है या सितारों ने मिलकर चांद को खराब कर दिया है? अच्छा बच्चों, जब आपने यहाँ पे ये आपका ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, अब यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है ये पूरा जो अनुच्छेद दिया गया है। अब इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आया, दो चीज़ों के बारे में बात की गई, एक समाज और दूसरा विश्वविद्यालय। यानी कि समाज ने ही विश्वविद्यालयों को बिगाड़ा है, ये कह सकते हैं, या फिर समाज और विश्वविद्यालय ये भी कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों में कंपेयर किया गया है कि क्यों इसने किसको बिगाड़ा है भाई। ठीक, तो ये दो तरीके की बातें हमारे सामने आई। एक मुद्दा आ गया विश्वविद्यालय की। सिर्फ हम विश्वविद्यालय की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे समाज से उसकी तुलना की गई है। ठीक है, और सिर्फ समाज की बात नहीं कर सकते क्योंकि विश्वविद्यालय भी तो बार बार आ रहा है। दो चीज़ें आ रही है, विश्वविद्यालय और समाज। ठीक, अब हम देखते हैं कि आगे इसमें और क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। चलिए, समाज से कटकर किसको अलग नहीं किया जा सकता? आपने अभी पढ़ा तो उसमें था विश्वविद्यालय को समाज से काटकर अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्वविद्यालय इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय समाज का ही हिस्सा है। यही हमने पढ़ा है अभी। उसके बाद प्रश्न आता है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र कब गलत रास्तों पर चलेंगे? प्रश्न आपके सामने यही आता है। आप बताइए कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र कब गलत रास्तों पर चलेंगे? विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र तब गलत रास्तों, जब समाज के लोग गलत रास्तों को अपनाएंगे, तब ये सभी यानी कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र भी गलत रास्ते पर चलेंगे। ठीक, यानी कि समाज से पूरी तरीके से प्रभावित है। ठीक है, इसके बाद आता है कौन असली बात बोलने से घबराते हैं? प्रश्न आपके सामने आता है, कौन असली बात बोलने से घबराते हैं? तो छात्रों की अनुशासनहीनता की जांच करने वाले, जो जांच करते हैं कि कितने छात्र किस प्रकार से अनुशासनहीन हो गए हैं, वो असली बात बोलने से घबराते हैं, क्योंकि गलती भी उनकी है तो वो अपनी गलती पर पर्दा डालते हैं और नहीं बताते हैं कि कितने छात्र अनुशासनहीन हो गए हैं अपने रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे मूल्यों की अवहेलना का नतीजा क्या हुआ? तो ऊंचे मूल्यों की अवहेलना का नतीजा यह हुआ कि अधिकतर लोगों के लिए गलत रास्ते ही सही बन गए। ठीक, आपके अनुच्छेद में यही चीज़ दिया गया है कि जब मूल्यों की अवहेलना होती है तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो गलत रास्तों को ही सही मान लेते हैं और उसी पे चलते। इस प्रकार से पूरे समाज में जो भ्रष्टाचार फैल जाता है वो इसी कारण से फैलता है। ठीक, उसके बाद आ गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश का एक समुचित शीर्षक दें। तो शीर्षक आपका क्या होगा? शीर्षक आपका होगा समाज और विश्वविद्यालय, मैंने अभी जिक्र किया था। या फिर एक और शीर्षक हो सकता है, सोचिएगा क्या हो सकता है। सबसे उचित जो होगा ना शीर्षक, वो यही होगा, इतना ध्यान रखिए। ठीक, जो सबसे उचित शीर्षक होगा इस पूरे अनुच्छेद के लिए वो यही होगा। लेकिन इसके अलावा एक और शीर्षक है, हो सकता है कि समाज का विश्वविद्यालय पर प्रभाव। अब देखिए, ये शीर्षक मैंने जो बोला, समाज का विश्वविद्यालय पर प्रभाव, ये हो सकता है। लेकिन हमने क्या रूल सीखा था शीर्षक को चुनने में, कि छोटा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, और उतने में ही पूरे अनुच्छेद की बातें आ जानी चाहिए। ठीक, अब मैंने क्या कहा, समाज पर विश्वविद्यालय का प्रभाव, इससे बड़ा है ना समाज और विश्वविद्यालय, इससे तो बहुत लॉन्ग हो गया, लंबा हो गया। हमें लंबा भी तो नहीं रखना है, इसलिए शॉर्ट टर्म में सबसे अच्छा जो आपका जो शीर्षक होगा वो यही हो जाएगा, समाज और विश्वविद्यालय। ठीक है, ये रहा आपका पूरा अपठित गद्यांश क्या है,
किस प्रकार से है। ठीक है, जाइए और इसके जो सीरीज़ है वो आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो पूछिए। टेलीग्राम चैनल को अगर आप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके स्टडी मटेरियल्स बहुत मात्रा में मिलते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट मिलते हैं। आपको पता है, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, अपडेट्स वहाँ पे होते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में एक अच्छे से और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू।